हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि 2024 में एनडीए के सामने इंडिया की चुनौती होगी। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। इसे एनडीए वर्सेस इंडिया इस रूप में देखा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एनडीए से मुकाबला करेंगी। और ये कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलोर में बैठक हुई थी और लगभग 2 दर्जन से अधिक पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें एक सुर से फैसला लिया गया कि इसका नाम इंडिया रखा जाए। इंडिया के नेतृत्व के चेहरे पर विपक्षी दलों ने अभी कोई भी चर्चा नहीं की है, मगर 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति के गठन और राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का सचिवालय बनाने पर सहमति हुई है। विपक्षी गठबंधन की जो मुंबई की जो अगली बैठक होने वाली है, उसमें समन्वय समिति के सदस्यों के साथ इंडिया के संयोजक का नाम भी तय हो जाएगा, यानी कौन इसके हेड रहेंगे ये तय हो जाएगा। इसमें जो सप्रंग की जगह नए गठबंधन यानी कि इंडिया के नामांकन के साथ ही 2024 के चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया करने की ताल ठोकते हुए विपक्ष ने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प व्यक्त किया है। इसमें इंडिया गठबंधन ने सत्ता शासन के भाव और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हुए कहा कि यह अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और सहभागी होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राजग किसी मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का है गठबंधन, ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो विपक्षी एकता की जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे नकारात्मक सोच पर आधारित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि राजग किसी मजबूरी का गठबंधन नहीं है बल्कि मजबूती का गठबंधन है। एनडीए का मतलब एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन है। राजग में जो शामिल 38 दलों के नेताओं की मंगलवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश के युवाओं, दलितों, किसानों, आदिवासियों समेत सभी वर्गों का भरोसा राजग के साथ है। राजग में सभी राजनीतिक दलों की एक ही सोच है कि किस तरीके से भारत का विकास किया जाए, दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्गों का विकास किया जाए। मोदी ने साफ किया कि विपक्षी एकता के लिए 26 दलों के नए गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि यह मजबूरियों का गठबंधन है और एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए बना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने इसी नकारात्मक सोच के साथ चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए कई गठबंधन किए थे। नेक्स्ट न्यूज है कि सहारा के निवेशकों के 45 दिनों में लौटाए जाएंगे पैसे, ये वेबसाइट जारी की गई है। तो देखिए, जो सहारा समूह की समितियों ने जिन लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे वर्षों से फंसे हुए हैं, अब वे वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दावा अगर सही पाया जाता है तो जो रकम है वो 45 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। पहले चरण के ट्रायल में 5,000 करोड़ रुपए लौटाने की शुरुआत होगी। अभी 10,000 रुपए तक लौटाए जाएंगे। पहले चरण का भुगतान होने के बाद शेष बकाये के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सहारा समूह की 4 समितियों में लगभग 10 करोड़ लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केंद्रीय पंजीकृत सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की, जिसे सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेशकों के दावे निपटारे के लिए विकसित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश में पहली बार घोटालों में फंसा पैसा लौटाने की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि पुंछ में 12 घंटे मुठभेड़ चली है, जिसमें 4 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। अमरनाथ यात्रा के दौरान या स्वतंत्रता दिवस के पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे 4 विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ पुंछ जिले के सिंद्रा टॉप के जंगल में करीब 12 घंटे चली। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद भी हुआ है। राष्ट्रीय राइफल के जो सेक्टर 6 के कमांडर ब्रिगेडियर MP सिंह और पुंछ के SSP विनय शर्मा
ने बताया कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए क्षेत्र में पिछले महीने से ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है, जिसमें आतंकी बौखला गए हैं। सूचना मिली है कि पुंछ के सिंद्रा टॉप और मैदान गांव के पास आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। इस पर सोमवार करीब 5 बजे सुरक्षा बलों ने सिंद्रा टॉप के जंगल में आतंकियों के एक दल को घेर लिया। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाकर आतंकियों ने भागने की कोशिश करते हुए रात भर गोलाबारी जारी रखी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे सुरक्षा बलों के चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों को $100 अरब मिलेंगे, और ये कौन देगा? ये विकसित देश देंगे। जलवायु परिवर्तन मामले के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपाय के लिए विकसित देश इस साल विकासशील देशों को $100 अरब देंगे। G20 समूह की जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो बैठक हुई है, इस बात को लेकर सहमति बन गई है। भारत की अगुवाई में यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 8 साल पहले हुए पेरिस समझौते के बाद विकसित देशों ने विकासशील देशों को समझौते के तहत अपनाए जाने वाले उपायों के लिए हर साल $100 अरब देने का वादा किया था, लेकिन किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया था। पहली बार विकसित देश इस मद में वित्तीय मदद करने के लिए राजी हुए हैं। गांधीनगर में G20 से जुड़े देशों के वित्त मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में इस बात को लेकर भी रजामंदी बनी है कि बहुपक्षीय विकास बैंक कर्ज से जूझ रहे हैं और देश को $200 अरब का नया कर्ज मुहैया कराएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हेलमेट और सीट बेल्ट से बच सकती हैं 40% जानें। देखिए, एक अध्ययन यानी कि एक रिपोर्ट आई है फिक्की और अंसर्ट एंड यंग की। उसमें बताया गया है कि हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने से देश भर में जो हादसे होते हैं उसमें 40% मौतें रोकी जा सकती हैं। ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति संवेदनशीलता और जोखिमता के प्रति जागरूकता की जरूरत जताने वाली ये रिपोर्ट आई है फिक्की और अंसर्ट एंड यंग की रिपोर्ट में सामने ये सब बातें आई हैं। इसके अनुसार 30% मौतों की वजह हेलमेट ना पहनना और 11% की वजह सीट बेल्ट ना लगाना होती है। अगर सुरक्षा के इन उपायों को अनिवार्य रूप से आजमाया जाए तो सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश में हर साल 15 लाख लोगों की जान जाती है। यह दुनिया में इस कारण होने वाली मौतों का 11% है। यह संख्या सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। 2021 की रिपोर्ट के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है। मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के कारण हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाने की बात कही है। और ये फिक्की की रिपोर्ट भी बताती है कि हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति की जान दुर्घटना में चली जाती है। WHO ने सड़क हादसों को जान लेने वाला 8वां सबसे बड़ा कारण बताया है। WHO के अनुसार 1.3 अरब लोगों की जान दुर्घटना के कारण जा चुकी है, जबकि 5 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मोदी सर ने मामले में राहुल की अपील पर 21 को सुप्रीम सुनवाई होगी। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। राहुल ने इस मामले में अपनी दोस्त सिद्धि पर रोक की याचिका खारिज किए जाने वाले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के समक्ष मंगलवार को जब राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग की, तो पीठ ने कहा कि वह 21 जुलाई को सुनवाई करेंगे। 15 जुलाई को दायर अपील में राहुल ने कहा कि अगर 7 जुलाई के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और वक्तव्य की स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अरसे बाद भारत चीन के वित्त मंत्रियों की हुई द्विपक्षीय वार्ता। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद भारत और चीन के वित्त मंत्रियों की मुलाकात हुई है। इसमें G20 से जुड़े मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों पर भी बात हुई है। गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की बैठक के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के वित्त मंत्री लियू कुन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद उपजे तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर बातचीत तो लगातार हो रही है, लेकिन आर्थिक व वित्तीय संबंधों को लेकर इस दौरान कोई वार्ता नहीं हुई है। इसका भारत को ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस दौरान चीन से भारत को होने वाले निर्यात में जबरदस्त वृद्धि का सिलसिला जारी है, लेकिन चीन को यहां से होने वाले निर्यात में कोई खासी वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2022 में पहली बार चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलन
100 अरब डॉलर को पार कर गया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों मंत्रियों के बीच G20 से जुड़े वित्तीय एजेंडे पर बातचीत हुई है। चीन के वित्त मंत्री ने G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि भारत की भूमिका की वजह से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को तय करने की काफ़ी प्रशंसा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने चीन को धन्यवाद दिया कि उसने सतत विकास से जुड़े मुद्दों को तय करने के लिए गठित समिति की सह अध्यक्षता की है। दोनों वित्त मंत्रियों के बीच अपने अपने देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, कारोबार और आर्थिक वृद्धि व विकास के लिए जो अच्छे माहौल की जरूरत पर भी बात की है। राजनाथ सिंह अर्जेंटीना के समकक्ष से की रक्षा सहयोग पहल पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना के साथ बातचीत की है। अर्जेंटीना उन कुछ देशों में से एक है जिसमें भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि व्यक्त की है। यह पता नहीं है कि दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत में यह मुद्दा उठा है या नहीं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने के उपायों सहित चल रही रक्षा सहयोग पहल पर चर्चा की है। सिंह के साथ बातचीत से पहले अतिथि रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तायाना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके साथ अर्जेंटीना के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव फ्रांसिस्को कैफिएरो भी मौजूद हैं। मंत्री स्तरीय G20 बैठक में फिर नहीं बनी सहमति। देखिए, G20 की एक और मंत्री स्तरीय बैठक में साझा घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। गांधीनगर में 2 दिनों तक चली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के बाद जो प्रपत्र जारी किया गया उसे आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयरमैन्स समरी नाम दिया गया है। वजह यूक्रेन का युद्ध ही रहा। एक तरफ जहां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़े शब्दों में निंदा को शामिल करने की मांग पर अड़े रहे, जबकि चीन और रूस इससे पूरी तरह से विरुद्ध रहे। इसके अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे भारत की चुनौतियां और बढ़ गई। माना जा रहा है कि सितंबर 2023 में समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में भी साझा घोषणा पत्र जारी करने की संभावना धूमिल हो गई है। 2 धड़े में बटे G20 देशों के बीच आम राय कायम करने में भारत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। संसद सत्र के पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। देखिए, केंद्र सरकार ने गुरुवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के एक दिन पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। संसदीय कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार विपक्ष का सहयोग मांगेगी। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक को टाल दिया गया क्योंकि कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की है। सूत्रों ने कहा कि यह बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के संबंध में की गई है। गौरतलब है कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ऐसी कई बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। भारतीय संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। देखिए, सरकार भारतीय संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के शीर्ष अधिकारियों के साथ कंटेंट रेगुलेशन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर OTT प्लेटफॉर्मों को भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने OTT कंटेंट के खिलाफ दावों के समाधान में तेजी लाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों और न्यायिक सदस्यों को शामिल करते हुए अर्ध न्यायिक निकाय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं जकार्ता में करेंगी संयुक्त अभ्यास। भारतीय नौसेना की 2 अग्रणी पोत INS सहाद्री और INS कोलकाता सोमवार को इंडोनेशियाई नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए जकार्ता पहुंच गए। इंडोनेशियाई नौसेना ने भारतीय युद्धपोतों का गर्मजोशी से स्वागत किया। संयुक्त अभ्यास के दौरान भारतीय व इंडोनेशिया नौसेना के जवान पेशेवर बातचीत, संयुक्त योग सत्र, खेल कार्यक्रम और क्रॉस डेक यात्राओं में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग व समझ को मजबूत करना है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पहले से मौजूद
पारंपरिकता को और मजबूत करने के लिए दोनों जहाज इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र में संयुक्त अभ्यास में भी भाग लेंगे। INS सहाद्री प्रोजेक्ट 17 श्रेणी का तीसरा स्वदेश में डिजाइन और निर्मित स्टील्थ युद्धपोत है। राफेल विमान व स्कॉर्पियन पनडुब्बी के सौदे को अंतिम रूप देने की वार्ता जारी। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल युद्धक विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर भारत और फ्रांस की सरकारों और कंपनियों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अभी इसकी कीमत व कुछ दूसरे तकनीकी मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाना है। यही वजह है कि सारी तैयारियों के बावजूद पिछले हफ्ते पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में इसका जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दिन ही रक्षा खरीद परिषद ने इन दोनों की खरीद को मंजूरी दी थी। माना गया कि पेरिस में इनकी अंतिम घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति है और इस बड़ी रक्षा खरीद की राह में कोई बड़ी अड़चन नहीं है। शहरी नियोजन के लिए आर्थिक सहयोग देगा केंद्र। शहरी नियोजन में बुनियादी खामियों और खासकर छोटे बड़े शहरों में मास्टर प्लान तथा प्लानरों के अभाव को दूर करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मदद देगी। अर्बन प्लानिंग पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ ही केंद्रीय अनियोजित और बेतरतीब विकास के ठिकाने बने शहरों को भविष्य के लिहाज से तैयार करने के लिए राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता देने जा रहा है। यह सहायता खास तौर पर राज्यों के प्लानरों की नियुक्ति के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि TOD और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के उसी स्थान पर पुनर्वास की योजना के लिए भी राज्यों को केंद्र से सहायता मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार शहरी विकास के लिए सबसे अहम मुद्दा नियोजन की सही रूपरेखा बनाना है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्लानरों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए जो निर्देश तय किए हैं उनमें इन बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि बैंकों का जमा 6 साल के उच्च स्तर 191.6 लाख करोड़ पर। बड़ी संख्या में 2,000 रुपए के नोट जमा होने के चलते बैंकों का डिपॉजिट 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर 191.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। RBI ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बैंक ने कहा था कि 2,000 रुपए के कुल 3.62 लाख करोड़ नोटों में से 3/4 से अधिक जमा के माध्यम से बैंकों के पास आ गए हैं। बाकी नोट एक्सचेंज के तौर पर वापस आए हैं। केयर रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर संजय अग्रवाल के मुताबिक 30 जून को समाप्त पखवाड़े में जमा में सालाना 13% की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है और यह बढ़कर 191.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत में चिप डिस्प्ले बनाने के लिए करीब 100 कंपनियों से वार्ता जारी है। वेदांता समूह ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समूह ने कहा कि इसके लिए 100 से अधिक वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और उद्योग की सहायक कंपनियों से बातचीत जारी है। वेदांता समूह का यह बयान ऐसे समय आया है जब ताइवान की चिप निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने संयुक्त उपक्रम से खुद को अलग कर लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आतंकी हमला, रूस का यूक्रेन पर हमला। ब्रिटेन को इस्लामिक आतंकवाद से सबसे अधिक खतरा। ब्रिटेन को इस्लामिक आतंकवाद से सबसे अधिक खतरा है। ब्रिटेन में 2018 के बाद से 67% आतंकी हमलों के इस्लामिक आतंकवाद ही जिम्मेदार हैं। ब्रिटिश संसद में मंगलवार को पेश रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्रिटेन की गृह मंत्री शुएला बेरवेनमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में रिपोर्ट संघर्ष आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन की रणनीति 2023 पेश की। इस रिपोर्ट में विदेश में मौजूद इस्लामिक गुटों से देश में पनपे खतरे के बारे में बताया गया है। तो ये आज का 19 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।